बायोलॉजी विद एक्सपेरिमेंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया तथा स्तनियों की परिपक्व लाल रुधिर कणिकाओं में अनुपस्थित तथा पौधों एवं जंतुओं की सभी कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाली सूक्ष्म फिलामेंट्स या ग्रेनुलर स्थायी ऑर्गेनेल्स है। क्या कहा है इसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया है ये अपने बैक्टीरिया और मेम्बल की आरबीसी में एब्सेंट होता है, बाकी सभी सेल के साइटोप्लाज्म में ये पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं ये? कोशिकाओं को ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं। किस रूप में? एटीपी के रूप में। अतः इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं या फिर इसे कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम कोलिकर ने कब? 1850 में कीटों की पेशी कोशिकाओं में देखा था। फ्लेमिंग ने 1882 में इन्हें कोशिकाओं में देखा तथा इनका नाम फीला रखा। क्या रखा? फीला रखा। फिर एक साइंटिस्ट आए, वेंडा। 1897 में इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? वेंडा ने। और इसकी खोज सबसे पहले किसने की? कोलिकर ने। आकृति देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति कैसी होती है? प्राय फिलामेंट्स ग्रेनुलर तथा छड़नुमा होते हैं। कैसे होते हैं? फिलामेंट्स ग्रेनुलर और रोड शेप्ड। इनके अतिरिक्त ये मुग्दलर, क्लब शेप्ड, वेजिकुलर तथा रिंग के आकार के भी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनका परिमाण, साइज कितना होता है इनका? अधिकांश कोशिकाओं में इनका व्यास 0.5 से 1.0 माइक्रोन तथा लंबाई 3 से 10 माइक्रोन होती है। संख्या में देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कितने प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भिन्न भिन्न कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होती है। जैसे स्पर्म की कोशिकाओं में ये 20 से 24 तक प्रेजेंट होते हैं। चूहे की यकृत कोशिकाओं में 1000 से 2500 तक प्रेजेंट होते हैं। और समुद्री अर्चिन, सी अर्चिन के अंडों में 14,000 से लेकर 1.5 लाख तक प्रेजेंट होते हैं। और अमीबा या चायोस में 5 लाख तक होते हैं, जो सर्वाधिक है संख्या में। नेक्स्ट देखते हैं वितरण एवं ओरिएंटेशन। माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है इसके बारे में पढ़ते हैं। सामान्यतः माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के साइटोप्लाज्म में समान रूप से वितरित हो रहते हैं, किंतु कोशिकाओं में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता वाले क्षेत्रों के आसपास स्थायी रूप से पाए जाते हैं। क्या कहा कि ज़्यादातर ये कोशिका के साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं, लेकिन जहाँ पर कोशिका को ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है उन स्थानों पर ये स्थायी रूप से पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में स्पिंडल के पास एकत्रित रहते हैं तथा विभाजन के पश्चात दोनों स्तंती कोशिकाओं में बराबर बंट जाते हैं। जब कोशिका का विभाजन होता है तो ये कहाँ रहते हैं? स्पिंडल के पास। और जब विभाजन पूरा हो जाता है तो ये दोनों स्तंती कोशिकाओं में आपस में बराबर बराबर भागों में बंट जाते हैं, हाफ हाफ हो जाते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं, जिन्हें हम WBC कहते हैं, में ये सेंट्रोइड के चारों ओर रेडियली व्यवस्थित रहते हैं। WBC में ये कहाँ होते हैं? सेंट्रोइड के चारों ओर। किडनी तथा ग्लैंड कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया बेजल भागों की ओर स्थित होते हैं। किडनी और ग्लैंड्स में ये बेजल साइड में प्रेजेंट होते हैं। अल्ट्रा संरचना देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर माइटोकॉन्ड्रिया में निम्नलिखित अल्ट्रा संरचनाएं दिखाई देती है। क्या? जब हम इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इनमें बहुत सारी इसकी संरचना दिखाई देंगी। उनके बारे में देखते हैं। ये डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसके बारे में देखते हैं।
ये क्या है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, सबसे बाहरी झिल्ली बोलते हैं। इसके बाद में ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसे ऑर्गेनेल डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होते हैं। तो इनमें एक भीतर की ओर भी एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसे हम इनर झिल्ली या इनर मेम्ब्रेन या आंतरिक झिल्ली कहते हैं। फिर जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या बने होते हैं, इनर चैम्बर जिसे हम आंतरिक चैम्बर बोलते हैं, और बाहर की तरफ जो बने होते हैं उसे आउटर चैम्बर कहते हैं। और इसके अंदर मैट्रिक जो सेमी सॉलिड रूप में प्रेजेंट होता है, और कहीं कहीं पर ग्रेन्युल भी पाए जाते हैं इसमें। और माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी बनाता है, क्रिस्टी मतलब ऐसे फोल्डिंग बनाता है, ये जैसे अपने रस्सी को ऐसे फोल्ड कर देंगे ना, ऐसी फोल्डिंग बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टी। क्रिस्टी पर क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजोम। आगे देखते हैं इसके बारे में, मेम्ब्रेन। अब माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के बारे में हम देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की भित्ति जिसे हम वाल कहते हैं, बाहरी तथा भीतरी दो मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी, प्रत्येक मेम्ब्रेन रचना में त्रिस्तरीय यूनिट मेम्ब्रेन होती है। त्रिस्तरीय यूनिट मेम्ब्रेन हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लें, आपको मेम्ब्रेन के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। आगे देखते हैं बाहरी मेम्ब्रेन। यह चिकनी एवं मोटाई में 60 एंगस्ट्रॉम से 70 एंगस्ट्रॉम तक होती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का बाहरी आवरण बनाती है। जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है ये बाहरी आवरण बनाती है और 60 से 70 एंगस्ट्रॉम तक मोटी होती है। भीतरी मेम्ब्रेन, यह बाहरी मेम्ब्रेन की नीचे तथा मोटाई में 60 से 70 एंगस्ट्रॉम होती है। सेम ही मोटाई होगी लेकिन ये बाहरी मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होगी। भीतरी मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी गुहा में उंगली के समान उभार के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी या क्रेस्ट कहते हैं। इन क्रिस्टी के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी गुहा अनेक छोटे छोटे कक्षों में विभाजित हो जाती है। क्या कहा है इसमें, जो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी मेम्ब्रेन होती है उसमें ऐसे उंगली के समान उभार मिलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी या क्रेस्ट। इसी की वजह से ये क्या होते हैं, अलग अलग चैम्बर में विभाजित हो जाते हैं। जैसे एक ये चैम्बर बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। नेक्स्ट देखते हैं चैम्बर्स। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी तथा भीतरी मेम्ब्रेन के कारण माइटोकॉन्ड्रिया में निम्न प्रकार के कक्ष बन जाते हैं। कौन कौन से, बाहरी कक्ष। यह कक्ष माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों बाहरी एवं भीतरी मेम्ब्रेन के मध्य स्थित होता है, जिसकी चौड़ाई 60 एंगस्ट्रॉम से 80 एंगस्ट्रॉम तक होती है। बाहरी चैम्बर कौन सा होता है, ये इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के मध्य जो चैम्बर होता है उसे बाहरी चैम्बर बोलेंगे। इस कक्ष में अनेक कोएंजाइम तरल द्रव के रूप में पाए जाते हैं। इस कक्ष में क्या प्रेजेंट होते हैं, अनेक प्रकार के एंजाइम। भीतरी कक्ष, इनर चैम्बर, यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भीतरी मेम्ब्रेन द्वारा घिरी गुहा है, जिसमें एक सघन द्रव माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भरा रहता है। भीतरी चैम्बर कौन सा होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन के क्रिस्टी द्वारा बनते हैं, वो कौन से होते हैं, भीतरी चैम्बर। उनमें क्या प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में कुछ महीन तंतु, घुलनशील प्रोटीन, कणिकाएं तथा एंजाइम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, सम प्रोटीन्स, कणिकाएं एवं एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी, क्रिस्टी के बारे में देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी की अल्ट्रा संरचना में निम्नलिखित संरचनाएं दिखाई देती है। त्रिस्तरीय यूनिट मेम्ब्रेन, क्या दिखाई देगी, ट्राइलेमिनार यूनिट मेम्ब्रेन। यह मेम्ब्रेन संरचनात्मक प्रोटीन के दो स्तर तथा इनके मध्य बाइपोलर लिपिड स्तर से मिलकर बनी होती है। ट्राइलेमिनार यूनिट मेम्ब्रेन या त्रिस्तरीय यूनिट मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड से, जिसमें प्रोटीन की दो लेयर होगी, ऊपर और नीचे। बीच में किसकी लेयर होती है, लिपिड की, जो फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। श्वसनकारी एंजाइम श्रृंखला,
रेस्पिरेटरी एंजाइम चेन, यह क्रिस्टी की सतह पर संरचनात्मक प्रोटीन के साथ व्यवस्थित रहती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पादन हेतु ऑक्सीकरण क्रिया में सक्रियता से भाग लेती है। श्वसनकारी एंजाइम श्रृंखला कौन सी होती है? इसमें ऐसे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो एटीपी बनाने में हेल्प करते हैं या फिर ऊर्जा जनरेट करने में हेल्प करते हैं। F1 कण ऑक्सीजोम, एफ पार्टिकल और ऑक्सीजोम के बारे में देखते हैं। ये टेनिस के रैकेट की आकृति के समान होते हैं जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से संबंधित होते हैं। इसमें एफ कण और ऑक्सीजोम किससे रिलेटेड होते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से। इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम शोविंग अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी। इसमें देखते हैं ये क्या है? एक क्रिस्टी का दिखाया गया है। इसमें ऐसे बहुत सारी क्रिस्टी बनी होती है, इसका एक का पूरा बड़ा करके दिखाया गया है। इसमें ये F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के रिलेटेड होते हैं और ये यहाँ पर स्ट्रक्चरल प्रोटीन प्रेजेंट होती है। बाइपोलर लिपिड होती है। प्रोटीन, यहाँ पर प्रोटीन होगी, यहाँ पर प्रोटीन होगी, बीच वाली क्या होगी? लिपिड। और ये क्या होगी? रेस्पिरेटरी चेन। आउटर चैम्बर, आउटर मेम्ब्रेन। F1 पार्टिकल, इनर चैम्बर। आगे देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स या माइटोकॉन्ड्रियल कण, इनके बारे में देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी मेम्ब्रेन की बाहरी सतह तथा भीतरी मेम्ब्रेन की भीतरी सतह पर निम्न प्रकार के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। कौन कौन से कण पाए जाते हैं इनके बारे में देखते हैं। बाहरी मेम्ब्रेन के कण, ये कण बाहरी मेम्ब्रेन की बाहरी सतह पर पास लगभग 80 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर चिपके हुए गोलाकार तथा 60 एंगस्ट्रॉम व्यास वाले होते हैं। भीतरी मेम्ब्रेन के कण देखते हैं। इन्हें F1 कण या ऑक्सीजोम या एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। अब F1 कण का डायग्राम देखते हैं हम। ये किसका डायग्राम है? ऑक्सीजोम या F1 पार्टिकल का। इसका डायग्राम ऐसी शेप का होगा। इसमें ये 110 एंगस्ट्रॉम लेंथ में होगा और 50 एंगस्ट्रॉम यहाँ तक का होगा और इसका हेड कितना होगा? 100 एंगस्ट्रॉम का। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। भीतरी मेम्ब्रेन के इन कणों के आपस में दूरी 100 एंगस्ट्रॉम होती है तथा कणों की लंबाई लगभग 160 एंगस्ट्रॉम होती है। F1 कण निम्न 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? बेस, आधार। इसका व्यास 80 एंगस्ट्रॉम होता है और लंबाई 110 एंगस्ट्रॉम होती है। और वंथ या स्टाल्क, इसकी लंबाई 50 एंगस्ट्रॉम होती है। हेड, इसका व्यास 33 एंगस्ट्रॉम होता है। रासायनिक प्रवृत्ति देख लेते हैं। प्रत्येक F1 कण प्रोटीन तथा फॉस्फोलिपिड का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का। पार्सन 1963 में पार्सन के अनुसार F1 कणों में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से संबंधित एंजाइम उपस्थित होते हैं। पार्सन ने 1963 में बताया कि F1 कण हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। रेकर ने 1967 में बताया या फिर रेकर के अनुसार F1 पार्टिकल्स एटीपीएज या एटीपी सिंथेसिस के होते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से संबंधित होते हैं। क्या बताया रेकर ने? कि F1 पार्टिकल है वो एटीपीएज या एटीपी सिंथेटेज के होते हैं तथा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया में F1 कणों की संख्या 10 की पावर 4 से 10 की पावर 5 तक होती है। आगे देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन,
केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बेंसले, कोहन तथा मेलनिक एवं पेकर के अनुसार सामान्यतः माइटोकॉन्ड्रिया में रासायनिक संगठन निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, लिपिड प्रेजेंट होता है। प्रोटीन कितने परसेंट होता है? 65 से 70% इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है और लिपिड 25 से 30% इसमें लिपिड प्रेजेंट होता है। लिपिड का 90% भाग फॉस्फोलिपिड होता है जिसमें लेसिथिन, सेफेलिन होते हैं। कौन कौन से लिपिड होते हैं? फॉस्फोलिपिड तो 90% होगा, बाकी इसमें लेसिथिन और सेफेलिन होता है। 5% भाग कोलेस्ट्रॉल तथा 5% फैटी एसिड एवं ट्राइग्लाइसराइड होता है और इसमें आरएनए 0.5% होता है। डीएनए सूक्ष्म मात्रा में होता है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले एंजाइम एवं कोएंजाइम इसके बाहरी एवं भीतरी मेम्ब्रेन में तथा मैट्रिक्स में पाए जाते हैं जो कि क्रेब्स चक्र में भाग लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो इसके क्रेब्स चक्र में भाग लेते हैं। लेहेंजर ने के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम अगर प्रकार से है या निम्नलिखित प्रकार से है, देखते हैं। बाहरी मेम्ब्रेन के एंजाइम। आउटर मेम्ब्रेन में कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं? मोनोएमाइन ऑक्सीडेज, रोटिनोन इंसेंटिव। बाहरी मेम्ब्रेन में तो मोनोएमाइन ऑक्सीडेज और रोटिनोन इंसेंटिव प्रेजेंट होते हैं। अन्य डीएच साइटोक्रोम सी रिडक्टेज और काइन्यूरिनिन हाइड्रोक्सिलेज। फैटी एसिड कोएंजाइम लाइगेज। ये सभी एंजाइम बाहरी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट एंजाइम हैं। अब देखेंगे बाहरी कक्ष के एंजाइम। एंजाइम ऑफ आउटर चैम्बर। एडिनिलेट काइनेज, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेटोकाइनेज। भीतरी मेम्ब्रेन के एंजाइम देखते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं। कौन कौन से हैं? निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडिने डाइन्यूक्लिक ओटाइड, डाइफॉस्फोपाइरिडिन न्यूक्लियोटाइड डिहाइड्रोजिनेसिस। ये भीतरी मेम्ब्रेन के एंजाइम हैं। 4 साइटोक्रोम, साइट बी, साइट सी, साइट ए तथा साइट A3। यूनिक्विनोन 10 Q10 या फिर सिस्निक हाइड्रोजिनेसिस, ATP सिंथेटेज, नॉन हिम कोपरेंड आयरन। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के एंजाइम देख लेते हैं। एंजाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। मेलेडिहाइड्रोडिनेज, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोडिनेज, फ्यूमरेज, एकोनिटेज, साइट्रेट सिंथेटेज, अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोडिनेज, बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम, न्यूक्लियोटाइड्स, अकार्बनिक इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे पोटासियम पॉजिटिव, HPO4 नेगेटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव तथा SO4। अब आगे देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आरएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के अपने खुद के डीएनए और आरएनए होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में इसके परिमाप साइज के अनुसार इसमें डीएनए 1 या 2 अणु पाए जाते हैं जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी है? ये गोलाकार तथा अत्यधिक ट्विस्टेड होते हैं। इनकी लंबाई 5 माइक्रोन तथा बैक्टीरियल डीएनए के समान होते हैं। ये द्विसूत्रीय होते हैं।
ये न्यूक्लियर डीएनए से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें ग्वानिन तथा साइटोसिन की मात्रा न्यूक्लियर डीएनए से अधिक होती है। ये न्यूक्लियर डीएनए से आकार में छोटे होते हैं। इनमें जेनेटिक कोड्स की संख्या कम होती है। ये द्विगुणन करते हैं। पार्सन तथा सिम्पसन के अनुसार माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में द्विगुणन हेतु डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं। ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में बायोलॉजिकल लक्षणों को पहुंचाते हैं। इसमें हमने ये देखा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है वो अपने न्यूक्लियस के डीएनए से साइज में छोटा होता है। माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए, इसके बारे में देखते हैं। साउथ तथा महलर ने 1968 में बताया माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं इनकी देखते हैं। इनकी मात्रा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की अपेक्षा 10 से 20 गुना अधिक होती है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए की अपेक्षा आरएनए ज़्यादा प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए से संबंधित माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में 70 राइबोसोम पाए जाते हैं जिन्हें राइबोसोम्स कहते हैं। इसमें कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं? 70 जिन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन संश्लेषण हेतु डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, एमिनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम आदि फैक्टर उपस्थित होते हैं। ये किसके हेल्प करते हैं? अपने प्रोटीन संश्लेषण में। अब माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, श्वसन तथा भोजन का ऑक्सीकरण, रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स द्वारा भोजन की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में ऑक्सीकरण द्वारा परिवर्तित किया जाता है, जिसके द्वारा कोशिका के विभिन्न कार्य संपन्न होते हैं। कोशिका का पावर हाउस या फिर शक्ति गृह भी बोलते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के वास्तविक श्वसन अंग है, जहां पर कार्बोहाइड्रेट तथा फैट्स पूर्णतः ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड एवं H2O बनाते हैं। इस बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में अत्यधिक ऊर्जा निकलती है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा इसे उच्च ऊर्जा युक्त यौगिक पदार्थ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में संश्लेषित किया जाता है तथा संचित किया जाता है। इस संचित एटीपी का उपयोग कोशिका द्वारा आवश्यकता होने पर किया जाता है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। सीक्रिएशंस, हॉर्निंग के अनुसार संश्लेषण तथा शल्ययी क्रियाओं का संचालन करने वाले जाइमोजन कण से संबंधित प्रोटियोलाइटिक एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। वसा का उपपाचन, बोन्थन तथा बेंसले के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध वसा के उपपाचन से होता है, जिसके लिए इनमें कोशिका के लिए वसा की अतिरिक्त मात्रा संचित रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया अंकुरण करते हुए बीजों में डायस्टेटिक क्रिया में सहायक होते हैं। आगे देखते हैं। लेवी चेवरमाउंट के अनुसार पेशी कोशिकाओं में मायोफाइब्रिल्स माइटोकॉन्ड्रिया से विकसित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा शुक्राणु के मध्य भाग के चारों ओर एक माइटोकॉन्ड्रियल आच्छाद का निर्माण होता है। आगे देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की बायोजेनेसिस। इसकी होफमैन तथा ग्रेग के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण न्यूक्लियस से होता है। इहेरेट तथा पावर के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण न्यूक्लियाई से होता है। लीवर के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण गोल्जिकाय से होता है। ग्रीन तथा रॉबर्टसन के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और आपको इस लेक्चर की PDF प्राप्त करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको पूरे माइटोकॉन्ड्रिया की PDF मिल जाएगी। थैंक यू।